गुजरात में पहले चरण के लिए 89 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लगातार सुबह से हम आपको ग्राउंड जीरो से भी चीजें दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ लगातार गेस्ट भी बने हुए हैं जिनसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला चरण कितना महत्वपूर्ण और गुजरात में हवा किस दिशा में चल रही है, हवा का रुख क्या होगा। क्लियर तो 8 दिसंबर को होगा, लेकिन आज गुजरात की जनता के मन में क्या है, किसे वोट डाल रही है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कांग्रेस। चारों बिल्कुल, देखिए सुबह 8 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ सर्वेश्वर जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी से कालू बागसिया जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे भी रुख करेंगे उनका वे। मैं सर्वेश्वर जी सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए वोटिंग को शुरू हुए सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है। ऐसे में सबसे अहम, किसी भी अगर हम चुनाव की बात कर लें तो जो बागी होते हैं और जो निर्दलीय होते हैं वो खेल बिगाड़ देते हैं। इस बार के गुजरात के चुनाव में आप उनकी क्या भूमिका देख रहे हैं? देखिए, बागी और निर्दलीय का अपना एक अलग प्रतिनिधित्व होता है। अब बागी कौन हो रहे हैं यहाँ पे? जहाँ पे देखिए बीजेपी का एक अलग इतिहास है। आप किसी भी चुनाव में देख ले, अभी 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी बीजेपी ने अपने सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे थे। उसमें से बहुत बागी हो गए। जो यूपी में एक बहुत चर्चित नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य, और उसने क्या बीजेपी पे आरोप लगाया था, लेकिन उसका क्या हरस हुआ आप हम सभी देख लिए। इस चुनाव में, गुजरात के चुनाव में भी वही हाल है। जो बहुत सारे सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे गए, उसमें से जो भी इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, और ये आशंका जताई जाती है कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी जो है गुजरात में, अगर माना जाए तो मोदी जी एक अलग उनकी छवि है, एक अलग उनका प्रतिनिधित्व होता है। उनके मुख से जो आवाज निकलती है गुजरात की जनता सहस्र स्वीकार करती है और उसी दिशा में बढ़ चलती है। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि ये जो भी क्या गुजरात के मुद्दे एक तरफ और नरेंद्र मोदी का चेहरा दूसरी तरफ, मुद्दे गौण, चेहरा जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, मुद्दे रहते हैं। आप एक देखिए, गुजरात 27 सालों से बीजेपी के पास है, जिसमें से 13 साल नरेंद्र मोदी जी वहां पे प्रतिनिधित्व किए हैं, राज्य का मुख्यमंत्री रहे हैं। और जो गुजरात का आप वर्चस्व देखोगे, जो डेवलपमेंट मॉडल, जो गुजरात मॉडल लेके आए थे मोदी जी 2014 के चुनाव में, और सेंटर में सरकार बनी थी, वो जो चीज है वो गुजरात के लोग अगर कहते हैं ना कि मोदी मैं हो गई भाजपा, तो मोदी मैं गुजरात है। वो एक बार जिस ओर चलते हैं भीड़ उधर ही चल जाती है। तो जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं, क्या अगर वो चेहरा है तो फिर मुद्दे गौण हो जाते हैं क्या इलेक्शंस में? और जो जिस तरीके से कुछ कमेंट्स भी हम देखते हैं, वो कमेंट्स क्या मुश्किलें पैदा कर जाती हैं विपक्ष के लिए? सेल्फ गोल जैसा कई चीजें जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कर जाती हैं। देखिए, आपने सेल्फ गोल वाली बातें की और जो स्टेटमेंट की बात की, उसी पे अभी मैंने मोदी जी का ट्वीट देखा, और उन्होंने बोला है, मतलब पीटीआई ने इसको रिपोर्ट किया है कि मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस में एक होड़ मची है कि मोदी को सबसे बड़ा गाली कौन देगा। तो आप समझ सकते हैं, सोनिया गांधी जी ने उन्हें ये बोला था, नीच बोला था। आपको याद हो, जब मणिशंकर अय्यर ने बोला था नीच, सोनिया गांधी जी ने मौत का सौदागर बोला था। तो मतलब कांग्रेस में क्या जो बड़े बड़े लीडर हैं, और ये सबके सब बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, और उन्होंने हर समय चुनाव में ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको भुनाने में सफल रहती है। इसका फायदा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार कहा कि आप मुझे गाली देते रहिए और मुझे फायदा होगा। और आपने ये जब भी देखा है कि गुजरात का चुनाव हो या कहीं पर भी, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्द बोले गए, उन्हें फायदा हुआ। और खासकर गुजरात में तो गुजराती से अपनी अस्मिता से जोड़कर देख लेते हैं कि हमारे गृह राज्य से, जो पहले सीएम बने उसके बाद पीएम बने, अगर उन्हें गाली दी जा रही है तो आखिर ये तो पूरे गुजरातियों का अपमान है। वही कह रहा हूं ना कि ये उनकी अस्मिता वो अपने आप पे ले लेते हैं कि हमारे यहाँ के जो पहले मुख्यमंत्री थे हमारे बीच के, और वो अभी देश के प्रधानमंत्री है, और उनके खिलाफ आप ऐसी टीका टिप्पणी करते हो। टीका टिप्पणी तो छोड़ दिए, गालियां देते हैं। और ये कहीं भी, चाहे किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस के राजीव गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा जी हो, चाहे जो भी हो, प्रधानमंत्री का पद ऐसा होता है कि उसको आप पूरे मान सम्मान के साथ पार्टी से ऊपर उठ के करना चाहिए। लेकिन हर चुनाव में कांग्रेस के कुछ न कुछ नेता ऐसे काम कर ही देते हैं। उस कुर्सी का तो सम्मान करें, जी ठीक है। वही इसका जवाब मैं कालू जी से भी लूंगा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कालू जी, आपके पास आता हूं, उससे पहले सहयोगी मेहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहुल,
क्या जानकारी और क्या अपडेट वहां से, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज पे अगर मैं जाऊं तो 11 बजे तक 19% मतदान की खबर निकल करके अभी तक की सामने आई है। क्या ये हम स्लो माने या ठीक है, एवरेज है? देखिए, अभी वोटिंग सुबह से सौराष्ट्र के क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ी नीचे स्तर पर दिख रही है। जितनी भारी तादाद में वोटिंग होनी चाहिए, कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्र में उतनी भारी तादाद में भीड़ नहीं जमा हो पा रही है। मैं आपको बताऊं कि दक्षिण गुजरात के इलाके में, डांग जैसे इलाके में वोटिंग काफ़ी चुस्त दुरुस्त है। 20% के आसपास वहाँ वोटिंग हो चुकी है। वहाँ भीड़ भी लगी हुई है। कहीं ना कहीं सौराष्ट्र के क्षेत्रों में थोड़ा सुस्ती दिख रहा है। मैं आपको बताऊं कि जिस कदर से गुजरात में अभी गर्मी पड़ रही है, तो दोपहर तकरीबन 1 बजे के बाद जो प्रत्याशी हैं और पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनके लिए काफ़ी मशक्कत होगी, करनी पड़ेगी कि वोटर्स को घर से बाहर निकालकर वोटिंग बूथ तक लाएं और मतदान करवाएं। क्योंकि दोपहर का समय होता है और जैसे एक कहावत है कि राजकोट में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक सारे काम और धंधे और व्यापार बंद हो जाते हैं, लोग चैन से सो जाते हैं और उसके बाद देर रात तक राजकोट घूमता फिरता है। ये रंगीले राजकोट की एक तस्वीर है। तो क्या मेहुल, गुजरात के लोग पहले मतदान फिर जलपान, ये जो कहावत चली आती रही है, पहले जलपान फिर मतदान, इस कहावत को भूलते नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1000 शादियां जो है वो गुजरात में, मतलब सौराष्ट्र क्षेत्र में आज के दिन है। ऐसे में तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग हो सकते हैं कि शादी समारोह में शामिल हो। मतदान पर इसका भी गहरा असर वोटिंग प्रक्रिया पर पड़ेगा, क्योंकि कई सारे जो आउट स्टेशन के लोग हैं शादी समारोह में जुड़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि केवल अकेले गुजरात सौराष्ट्र क्षेत्र में 1000 शादियों में 300 शादियां केवल राजकोट शहर में हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी मतदान को बाधित करेगा। ये लोग वोटिंग करने जा नहीं पाएंगे और ऐसे में वोटिंग का पैटर्न थोड़ा स्लो भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए यानी ये कहा जा सकता है कि पहले घर का काम और उसके बाद मतदान। फिलहाल गुजराती यही सोच रहे हैं। डैनियल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डैनियल जी, बहुत स्वागत है आपका। गुजरात की चर्चा हो रही है और क्योंकि आज सौराष्ट्र में, कच्छ में और दक्षिणी गुजरात में चुनाव हो रहा है, तो सौराष्ट्र के बारे में आपसे जिक्र करना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी। सौराष्ट्र वो इलाका जहां पर आप ये भी समझिए सोमनाथ मंदिर भी आता है, वहां पर अक्सर प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री भी जाते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन वहां की सीट कभी बीजेपी के पास नहीं आ पाती है। आपको याद होगा 2013 में अलग हुआ था जूनागढ़, उसके बाद सौराष्ट्र बना, 4 विधानसभा सीटें, लेकिन चारों कांग्रेस के पास। क्या वजह इस बार? लेकिन चर्चा कुछ और है सौराष्ट्र में, क्योंकि सौराष्ट्र में नर्मदा जिला भी आता है और बहुत सारी सीटें नर्मदा पानी से जो अफेक्टेड सीटें हैं वो सौराष्ट्र में आती है। और राहुल गांधी का मेधा पाटकर के साथ जाना, ये जो कैंडिडेट्स थे कांग्रेस के, उनके लिए खतरा बन चुका। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इलेक्शन उस मुद्दे पर, सौराष्ट्र में ये मुद्दा बहुत बड़ा बनाया, क्योंकि नर्मदा पानी का फायदा सौराष्ट्र को सबसे ज्यादा हुआ। और यहाँ पे लगभग 30-35 सीटें हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट होती है। मैंने खुद कांग्रेस कैंडिडेट, जब मैं सौराष्ट्र में घूम रहा था, कांग्रेस कैंडिडेट से बात की, 9 कैंडिडेट्स ने मेरे साथ कंफर्म किया कि सर, जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने नर्मदा का उठाया है वो मुद्दा बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए मैं बहुत मुझे लगता है कि ये मुद्दा एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। इससे काफ़ी नुकसान भी कांग्रेस को हो सकता है। कांग्रेस का बेस सौराष्ट्र में बहुत अच्छा बेस रहा है। आम आदमी पार्टी की रेवड़ियां एक जगह, प्रधानमंत्री ने बनाया हुआ कांग्रेस का मुद्दा एक जगह, मेधा पाटकर एक जगह। और तो आपने आम आदमी पार्टी की रेवड़ियों के बारे में बात की, ये कितना असर डालेगा इस चुनाव में, वो भी हम जानेंगे। कालू जी हमारे साथ हैं, उनसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। बिल्कुल, सबसे अहम चीज है अभिषेक, रेवड़ी कल्चर का जिक्र कांग्रेस उस दौरान कर रही है जब कांग्रेस ने खुद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया हुआ है। गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कुल 89 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं।
चलिए, तो तमाम दिग्गज जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदौश भी सूरत में वोट डालने पहुंची। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लोगों ने स्वयंभू मतदान किया, हम लोगों ने सामूहिक मतदान किया। जो सभी संप्रदाय के लोग हमारे साथ रहते हैं, मेरा बूथ मजबूत बूथ, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी लोग हम लोग एक साथ में मतदान के लिए आए। आज बहुत अच्छे से लोगों ने मतदान की शुरुआत करी है। आज सुबह सुबह में जिस तरह से वोट डाले गए हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का स्नेह विश्वास ऐसा ही रहेगा और पूर्ण बहुमती वाली सरकार। तो आपने सुना रेल राज्य मंत्री दर्शना जी को, जिन्होंने अपना वोट डाला और उसके बाद मीडिया से बात कर रहे थे। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अब कालू बागसिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, बार बार ये चर्चा हो जाती है कि रेवड़ी कल्चर को आखिर क्यों बढ़ावा देना चाहती है आम आदमी पार्टी। ये आरोप बार बार लग रहे हैं। देखिए, अगर जनता को मिलता तो फ्री रेवड़ी हो जाती है। MP MLA को 400 यूनिट मंथली बिजली फ्री मिलती है तो रेवड़ी नहीं है। हकीकत यह है कि गुजरात में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, फिर भी गुजरात के ऊपर 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। दिल्ली में काफी सारी चीजें फ्री में मिलती है, पानी फ्री, बिजली फ्री, फिर भी वहां का जो हिसाब है वो सरप्लस में चलता है, सरकार नफे में चलती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि तो उत्तराखंड में विधायकों वाला कम कहाँ हो रहा है? विधायकों वाला बढ़ भी तो रहा है, विधायकों वाला कम करिए। जनता का टैक्स का पैसा जनता को मिले तो कितना बढ़ा दिया। कालू जी, आपके पार्टी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने MLA की जो सैलरी है वो कई सौ गुना बढ़ा दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? दूसरे स्टेट के मुकाबले फिर भी कम है। भाजपा शासित जो स्टेट नहीं, आप एक उदाहरण देते हो ना कि हम अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे सत्ता में, कहते ना मैं इतना बड़ा घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा। अपने घर के 4 दीवारी ने 20 करोड़ का स्विमिंग पूल बना दिया। 8 साल हो गए, जमुना साफ नहीं है। गुजरात में आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो और साबरमती कितना साफ है। क्या गुजरात की जनता को कह जा रहे हो? कौन सा दिल्ली मॉडल पेश करोगे? जमुना इतनी मैली गंदी है, वहां तो साबरमती पूरा पीने योग्य है। स्पोक्सपर्सन बन के कैसे बात करें? वही तो मुद्दा है। फिर भी दिल्ली सरप्लस में चल रहा है, गुजरात में जनता को कुछ नहीं मिलता, फिर भी घाटे में चल रहा है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कर दिया। ओल्ड एज पेंशन जो है, ओल्ड एज पेंशन दिल्ली में 4 सालों से बंद है। इसके बारे में आप क्या कहोगे? सर, उत्तराखंड के ओल्ड एज पेंशन दिल्ली में 4 सालों से बंद है। आप दिल्ली के ओल्ड जो बूढ़े लोग हैं उनको आप दे नहीं पा रहे हो, गुजरात में कहां से देंगे आप? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 7 साल से आप दिल्ली में सत्ता में शामिल है, आप दिल्ली मॉडल पूरे भारतवर्ष में दिखाते हैं। यहाँ ओल्ड एज पेंशन बंद है और मेरे पास इसका प्रूफ है। मैं किसी के लिए गया था उस ऑफिस में, समाज कल्याण विभाग आप गए थे तो आप उत्तराखंड में भी जाके आइए ना। नहीं, मैं आप दिल्ली मॉडल बीजेपी के राज्य में जो हो रहा है उसको छोड़िए ना। आप दिल्ली मॉडल का ढोल बजाते फिर रहे हैं ना। अपने जमुना साफ करवाया है, वहाँ साबरमती गुजरात में देख लिए कितना साफ है। यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन बंद है दिल्ली में आपका। तो आप किस तरीके का, उसके बाद आपने जो फ्री की रेवड़ी बांटी है दिल्ली में भी आपको कालू जी, फर्टिलाइजर पर 52% इंक्रीमेंट हुआ, आपको नहीं दिखाई देता। फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ा दी, आपको नहीं दिखाई देता। 2500 करोड़ रुपए का फसल बीमा का कौभांड हुआ, आपको नहीं दिखाई देता। पहले आप मुझे इस बात का तर्क जो है आपका, ये जो तर्क है बागसिया जी, आपका ये जो तर्क है कि गुजरात में इतना है और दिल्ली में इतना है, आपका ये जो तर्क है ना कि गुजरात में अगर 10% है तो हमने दिल्ली में तो 5 ही किया है, ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर सामने वाले ने 10 गुना किए तो हमने तो 5 ही किए? तो क्या बराबरी करेंगे इस चीज में? और आप जब जिक्र कर रहे हैं, अगर आप दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, आप गुजरात से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप जो गुजरात में रेवड़ी कल्चर की बात कर रहे हैं वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय कोर्ट ने भी इस चीज को कहा है कि इस चीज को रोकना जरूरी है, वरना देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं पहले ही। और जो आप बात कर रहे हैं मॉडल की, जो आप कह रहे हैं कि आप फ्री में दे रहे हैं, फ्री में देने वाली बात की बागसिया जी, फ्री में देने वाली बात पर भी आपका एक तर्क है। आपको याद होगा पंजाब में सरकार बनने से पहले कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है,
उसके बाद सरकार बनने के बाद क्या हुआ, भगवंत मान जी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और कहते हैं कि देखिए ये हमारा मॉडल है, ये हमारा मॉडल है, हमें पैसा चाहिए। बाकी आप बताइए, पैसा मांगने गए थे ना, जो टैक्स रेवेन्यू उसका कितना पैसा तो जीएसटी कलेक्शन का बाकी है, बताइए वो लेने जाते हैं। घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे राज्य का बेड़ा गर्क कर देते हैं इस तरह। ठीक है, चारों टैक्स का पैसा कालू जी एक चीज जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन वहां लेना जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो राज्य का हक है, बिल्कुल जो राज्य का हक है वो राज्य को मिलना चाहिए। मैं उसमें कहीं के अंदर फ्री बिजली की घोषणाएं होती है भाजपा की तरफ से, तब रेवड़ी नहीं है। बिल्कुल वो भी रेवड़ी है, उसमें कौन कह रहा है कि वो रेवड़ी नहीं है। एक सेकंड के लिए कालू जी एक चीज, जनता को मिले तो रेवड़ी, आम आदमी पार्टी अगर कुछ देती है जनता को तो रेवड़ी, भाजपा के कालू जी इसमें एक चीज, कालू जी एक सेकंड, इसमें एक चीज ये भी है कि आपने उत्तराखंड का जिक्र किया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने वही भविष्यवाणी की थी कि हम सरकार बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश में वही भविष्यवाणी थी कि हम सरकार बना रहे हैं, गुजरात में भी आपने वही भविष्यवाणी की। हाँ, गुजरात में भी, पंजाब में भी हमने भविष्यवाणी की थी। उत्तर प्रदेश में जमानत कितने लोगों के जब्त हुए, उत्तराखंड में कितने के जमानत जब्त हुए, ये गोवा में भी वही हाल था। ठीक है, अब जेपी नड्डा का ये बयान है, जेपी नड्डा ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ आती है और हो हल्ला करके चली जाती है, वही गुजरात में होने वाला है। हिमाचल में भी हमने पंजाब में शासन चालू कर दिया, आपने नहीं बताया। हमारी सत्ता है पंजाब में, आपने नहीं बताई जी। देखिए जो हमारी स्ट्राइक रेट है, फिर भी हमारी जो स्ट्राइक रेट है वो भाजपा कांग्रेस से कई गुना ज्यादा है। चलिए हम आज की बात करते हैं, क्योंकि गुजरात में इलेक्शन हो रहा है। अभी गोपाल इटालिया जी ने ट्वीट किया था और सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कतार गांव में जानबूझकर वोटिंग स्लो कराई जा रही है और इसमें चुनाव आयुक्त पर सवाल उठाया और कहा किस तरह से भाजपाई गुंडों के दबाव में ही काम कर रहा है, तो फिर चुनाव क्यों करवाते हैं। अभी इलेक्शन जो है, माफ जी का मतलब मतदान जो है वो शुरू हुआ है, 2 से 3 घंटे में आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया। ये आप शुरुआत में ही हताश हो गए या फिर क्या है, अभी तो वोटिंग भी पूरी नहीं हुई है, क्या आपका क्या तर्क था इस पर। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो बात कहनी गलत है क्या। कांग्रेस आज तक बोला नहीं गुजरात में, वही तो उसकी सबसे बड़ी नाकामयाबी है। हम आम आदमी पार्टी अगर भाजपा के गुंडे लफंगे कुछ करते हैं और उसकी शिकायत करती हो तो गलत है क्या। ये सिर्फ आरोप है, इस आरोप का आधार क्या है। आपको नहीं लगता कि ऐसे वक्त में आपको आरोप के साथ आधार देना चाहिए था। अगर उन्हें लगता है कि गुंडाई हो रही है वहां पर, तो वीडियोस भी अपलोड करने चाहिए, अपलोड करनी चाहिए वो वीडियोस भी। असेंबली है कतार गांव, मैडम गोपाल इटालिया की जो असेंबली है कतार गांव, वहां से सी विजिल एप्लीकेशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है, वहां पिछले 8 दिनों में ढेर सारी कंप्लेनें गई है, वहां पे वो एक्शन नहीं लेते। आज भी वहां पे कंप्लेनें गई है। इलेक्शन कमीशन अगर अपने एक तरफा निर्णय लेती है तो उसमें कंप्लेन करना कोर्ट का रुख किया। कालू जी ठीक है, इलेक्शन कमीशन अगर कुछ नहीं कर रहा है, कोर्ट का रुख किया आपने, मतलब कोर्ट में गए होंगे ना उसके बाद कि हाँ रिसोर्सेस संसाधन है, एक कैंडिडेट कोर्ट में का पहले जाएगा। कोर्ट में जाने के लिए कौन से रिसोर्सेस की जरूरत है डेनियल साहब? क्या कोर्ट में जाने के लिए कोई रिसोर्सेज की जरूरत है? हमने लिखित में दिया है। आम आदमी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नहीं डेनियल साहब, मतलब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर नहीं होने देते, डर का माहौल है तो फिर सवाल ये भी था कि नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, नहीं अब इसमें ये चीज समझने की जरूरत है कालू जी कि रोड शो नहीं करने दिया जाता है। फिर ये रोड शो जो हम भी दिखाते हैं, अरविंद केजरीवाल अगर रोड शो कर रहे हैं तो वो खबरें चलती हैं, तो फिर वो कैसे, वो झूठी खबरें हैं या क्या है, उसको देखिए हमारे रोड शो को रोकने के लिए काफी सारे कोशिशें होती है, रोड़ा डाला जाता है, पत्थरबाजी होती है, विरोध करने के लोग, उसके बाड़ूती लोग आते हैं, तरह तरह के पैतरे अपनाए जाते हैं। एक कमेंट करना चाह रहे हैं डेनियल साहब बोलिए। आम आदमी है हमारे पास, मैं यही बताना चाहता हूं कि करते हैं। ठीक है कालू जी, आते हैं आपके पास फिर से। डेनियल साहब, विक्टिम कार्ड इलेक्शन का एक बहुत बड़ा हथियार है जो आम आदमी पार्टी हमेशा कहती है कि हम पर ये किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, मारने की कोशिश। इन्होंने तो ये भी कह दिया कि केजरीवाल को मारने वाले हैं, कोई तो मर्डर होने वाला है। डिप्यूटी सीएम ने ट्वीट कर दिया। मोदी बोलते हैं कि मुझे तो रोज 2-3 किलो गालियां खानी पड़ती है। इस बार तो किसी ने मोदी को गाली नहीं दी, लेकिन फिर भी बोलते हैं। तो ये विक्टिम कार्ड है। राहुल गांधी भी वही बोलते हैं कि मुझे ये कर दिया, मुझे पप्पू बोला गया, मुझे वो कर दिया, ऐसा कर दिया। लोगों में सिंपैथी बनाने के लिए पार्टियां ऐसे दांवपेच खेलते रहती हैं और ऐसे मैसेजेस भेजते रहती हैं कि हम विक्टिम हैं। चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पैर रख दिया है। अपना फॉर्मूला वही है कि केजरीवाल दिल्ली मॉडल
और ये फ्री सारी चीजें, फ्री एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी और ये सब करके रेवड़ियां बांटकर एक अपनी एक जगह बनाने की कोशिश। और एक इस शब्द आपने रेवड़ियों यूज की किया, एक विक्टिम जगह, कार्ड, ये बिल्कुल सही है कि हर पार्टियां जो है रेवड़ियों की जगह एक आज की राजनीति में बन चुकी है और इसको सोशल वेलफेयर की तरह भी देख सकते हैं और कोई क्रिटिसाइज करना सकता है तो रेवड़ियों की जगह भी कर सकता है। लेकिन ठीक है। एक बात सही है कि आज के गुजरात में 3 पार्टियां हैं और आने वाले समय में क्या आम आदमी पार्टी बुरी तरह हारेगी या फिर एक विपक्ष, एक सशक्त विपक्ष बन के गुजरात में उभरेगी, ये बात देखनी बाकी है। ठीक है। मैं कुछ इस पे कहूं, जो विक्टिम कल्चर की बात किया इन्होंने, देखिए विक्टिम कार्ड अगर आप मोदी जी का बोले तो मोदी जी, कांग्रेस खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारती है। अभी खड़गे जी जैसे एक्सपीरियंस्ड लीडर को किसने कहा था कि रावण से तुलना कर दीजिए? वो ऐसे मणिशंकर अय्यर को किसने कहा था कि नीच बोलिए, मेरे ऑफिस के सामने आके चाय दुकान खोल दे, मैं चाय बेचने के लिए यहाँ जगह दे दूंगा। इसमें सिर्फ एक पार्टियां नहीं, पार्टियां तो सारी है ना। नहीं, पार्टियां विक्टिम सारी कार्ड है तो सब तो खेलती हैं। राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल क्यों? राहुल गांधी हैं, आप वो नाम यूज कीजिए। लेकिन पप्पू शब्द का इस्तेमाल होता है, राहुल गांधी उसको कैश नहीं कर पाते हैं, इसमें गलती राहुल गांधी जी की है। और अगर कैश नहीं, यहाँ बीजेपी बड़े अच्छे तरीके से कैश करती है। ये तो फिर ये फिर एक अलग बात होगी। कांग्रेस को कब समझ में आएगा? ये कांग्रेस को कब समझ में आएगा? नहीं, शब्द गलत है, हमें ये तो स्वीकार करना होगा ना कि शब्द गलत है। देखिए जनता जो है, कैश क्यों करना? कैश करने का मतलब ये हुआ, अब जनता जो है, अगर आपने प्रधानमंत्री को गाली दी, रावण कहा, नीच कहा, मौत का सौदागर कहा, और भी कि आके मेरे ऑफिस के, कांग्रेस ऑफिस के आगे आके चाय का दुकान खोल लो, तो जनता उस चीज से कनेक्ट हो जाती है। ये आप चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा राहुल गांधी को और वहां कहा नहीं मैंने गलत बोला था। ठीक है, ये विक्टिम कार्ड जो है वो कितना चल रहा है इस समय गुजरात में? 10 सेकंड। आम आदमी पार्टी का जो ये विक्टिम कार्ड है कि ईवीएम खराब है, ये है वो है। अब देखिए दिल्ली में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तो वहां ईवीएम ठीक है, पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री की तो वहां ईवीएम ठीक चल रहा है, वहां मतदान सही तरीके से इलेक्शन कमीशन करवा रहा है। लेकिन जहां पे उनका दाल नहीं कर रहा, वहां पे इलेक्शन कमीशन करप्ट हो जा रहा है। तो ये कैसे चलेगा? सर्वेश्वर जी, ये तो हर बार के चुनाव की बात है, क्योंकि जिस दौरान चुनाव होते हैं उस दौरान ईवीएम पर भी हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। बहरहाल हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। सर्वेश्वर जी, डैनियल जी, कालू जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मेहुल, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी चर्चा करेंगे। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बात हो रही है गुजरात चुनाव की। वोटिंग लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हमारे सहयोगी तमाम बने हुए हैं। मेहुल, आपके पास आना चाहेंगे। इस वक्त आप क्या स्थिति वहां पर देख पा रहे हैं मतदान केंद्रों पर, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे कि कई सारे फंक्शंस हैं जिस वजह से मतदाताओं की संख्या जो है वो कम देखी जा रही है। अभी क्या लगता है, संख्या बढ़ी या फिर स्थिति जस की तस?
देखिए, स्थिति जस की तस है। सौराष्ट्र क्षेत्र में भी सुस्त वोटिंग हो रही है। मैं आपको बताऊं, पर्टिकुलरली द्वारका में तकरीबन 11 बजे तक 17 से 18% वोटिंग हुई थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है पबूभा मानेक। न्यूज़ इंडिया ने 4 दिन पहले ही उनसे रूबरू हुए थे। उनका जीत का दावा था, पर जिस तरह से जो ज्ञाति जाति वाले समीकरण है, वहाँ सतवारा समाज ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक उसी तरह आहिर कम्युनिटी भी है, वो भी जाम खंबालिया में पड़ती है। यहाँ पर भी विक्रम माडम जो है, सांसद पूनमबेन माडम के चाचा है रिश्ते में, वो कांग्रेस से प्रत्याशी है। ईसुदान गढ़वी भी वहाँ पर प्रत्याशी है, जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्ञाति जाति वाले जो समीकरण है, वहाँ पर कुछ जातियों ने सीधे तरीके से किसी एक पार्टी का विरोध जताया है। उसके चलते शायद लोगों में मतदान के लिए उतना उत्साह नहीं है, या फिर वो पोलिंग बूथ तक जा नहीं पा रहे। अभी तकरीबन 12:45 हुए हैं। दोपहर का जो समय होगा वो काफी, मतलब गर्मी यहाँ पर ज्यादा है। लोग जो हैं वो उनको मतदाताओं को वोटिंग बूथ तक लाने के लिए सारी पार्टियों को मशक्कत करनी पड़ सकती है। मेहुल, इसमें अब एक और चीज देखिए, जो हम चर्चा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। बात हुई रेवड़ी कल्चर को लेकर के, तो वहां के लोग जो हैं इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि दिल्ली के मॉडल को यह कहा जा रहा है कि रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा दे रही है आम आदमी पार्टी। क्या गुजरात की जनता उसे एक्सेप्ट कर रही है? लोगों से आप बात कर रहे होंगे, आपने पूरा गुजरात आप घूमे हैं, वहां के लोगों से बात की है, क्या कहना है लोगों का? देखिए, अभी अभी राजकोट के पश्चिम के वोटिंग बूथ से जो एक कपल बाहर निकला था, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनको पूछा कि भाई 300 यूनिट, उन्होंने हमारा सीधा सवाल था कि महंगाई कितना असर करती है, किन मुद्दों पर आपने वोट किए हैं? तो उन्होंने कहा कि महंगाई तो मार ही रही है। इससे पहले जब हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का सूत्र आया था, अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बावजूद वो कपल ने ये जताया कि कितनी भी महंगाई हो पर आएगी तो भाजपा सरकार। तो मतलब ये खुलकर कह नहीं रहे हैं। बिजली भी महंगी है, शिक्षा नीति में भी उनको कुछ क्षतियां नजर आ रही है, खासकर भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भी वो काफी नाराज है। पर बावजूद इनके वो भले उन्होंने वोट किया न किया हो, पर वो मान रहे हैं कि आएगी भाजपा सरकार। तो कुल मिला जुला असर है। ग्रामीण इलाकों में आम आदमी पार्टी का हो सकता है कि अंडर करंट जो जिस प्रकार के उनके चुनावी घोषणा पत्र है, उनका कोई असर ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, शहरी इलाकों में ये असर नहीं हो सकता। डैनियल साहब, मैं यही चीज कह रहा था, क्या मुद्दे जो हैं वो गौण हो जा रहे हैं? वो चेहरा जो है एक, वो चेहरा सब पे भारी पड़ रहा है। अगर हम गुजरात का इलेक्शन देखें और जो प्रमुख विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, जिसने पिछले इलेक्शन में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जीतते जीतते वो हार गई थी। और पिछले 5 सालों में जो गवर्नेंस था भारतीय जनता पार्टी सरकार का गुजरात में, वो एकदम नील था, जीरो था। हमने 6 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, एक भी मुख्यमंत्री उनका जनता का चेहरा या जनता का विश्वास जीतने में लायक नहीं है। लेकिन उनका एडवांटेज ये है कि उनके पास मोदी है। इस बार तो राहुल गांधी वहां पे कैंपेनिंग के लिए भी नहीं गए, कांग्रेस के बड़े नेता कैंपेनिंग के लिए भी नहीं गए। ना उनके पास सीएम का चेहरा था, ना उनके पास कोई स्ट्रैटेजी थी। उनके काफी लोग उनको छोड़ के गए थे। लेकिन अगर ये बार का चुनाव कांग्रेस तो डैनियल साहब, इसमें एक और चीज अगर आप ऐड कर पाएं, 2 नेताओं का कांग्रेस से जाना, अल्पेश ठाकुर हो या हार्दिक पटेल हो, पिछली बार ये दोनों साथ थे, तब कांग्रेस जीतते जीतते हार गई थी। इस बार तो ये दोनों भी नहीं है। इसका क्या असर कांग्रेस पे पड़ेगा? और अगर ये असर कांग्रेस पे पड़ता है तो आम आदमी पार्टी के लिए यहां कितना बड़ा मौका है? जब गुजरात के लोगों को मैं पूछता हूं कि कांग्रेस से आपकी क्या अपेक्षाएं थी, गुजरात के लोग जो देखते थे कांग्रेस पार्टी को एक पर्याय की तरह से, वो बहुत नाराज है कि कांग्रेस ने जिस तरह इस सरकार को एक्सपोज करना चाहिए था, उस तरह से एक्सपोज नहीं किया। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। आम आदमी पार्टी आके वही बोल रही है कि हमको आप विपक्ष का मौका दीजिए या हमको सरकार बनाने का मौका दीजिए। और इस बार मोदी के नाम पे ये इलेक्शन तो जीत जाएंगे,
लेकिन गुजरात में जो गवर्नेंस है और गुजरात में जो जिस यानी तरह डैनियल जी, ये मोदी वो ने वाली गुजरात- स्थिति हो गई है कि अगर बीजेपी को सरकार से हटाना भी चाहे जनता, तो सब्स्टिट्यूट कौन है, ऑप्शन कौन है, यहाँ पर आकर हाँ, कहीं ना कहीं जनता एक के रीजनल- सामने एक रीजनल एक ऑप्शन नहीं पशुपेश दे की सकती। स्थिति है जी। और देखिए, इलेक्शन लड़ना आसान बात नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कांग्रेस पार्टी के लिए पहले ही लीड थी, 50-55 सीटें, 60 सीटें उनके पास अभी भी है कि सीटिंग वो कर सकते थे। लेकिन अगर आप मुद्दे नहीं उठा पाते, आप सरकार को एक्सपोज नहीं कर पाते, लोकली कुछ नहीं कर पाते, ऐसा लग नहीं रहा कि गुजरात में इलेक्शन है। मोदी ने फिर से वही ओल्ड वाइन इन द ओल्ड बॉटल, अपना एक स्ट्रैटेजी खेल के अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये मोदी की तो जीत देखिए, कम, मुझे जीत लगता है हार ये कांग्रेस की हार तो ज्यादा। 8 तारीख को पता चलेगा। इस चीज का इंतजार भी रहेगा। फिलहाल नहीं, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। देखिए, हाँ, लोग ऑप्शन किसको लोग ढूंढते हैं। लेकिन आम ये तो आदमी क्लियर- पार्टी इतनी छोटी पार्टी है, दावे लेकिन तो सभी उन्होंने कर रही एक- हैं, सभी पार्टियां लेकिन दावा कर उन्होंने रही हैं। एक इंतजार मुख्यमंत्री 8 तारीख चेहरा का तो रहेगा। दिया है। एक 8 तारीख का मुख्यमंत्री रहेगा चेहरा तो दिया। जी, 8 तारीख को रहेगा इंतजार इस चीज का। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डैनियल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कालू जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेहुल, आप हमारे साथ बने रहें और इस समय हम आपको लिए चलते हैं गुजरात के पाटन, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। निवासित महिला पेंशन बिना भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति को प्राप्त हो रही है। अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हर एक अन्नदाता किसान को उपलब्ध हो रही है। क्या गांव हो, क्या गरीब, क्या किसान हो या नौजवान, समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने गुजरात के अंदर दिए हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। ये कांग्रेस कभी संकट के समय आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। कांग्रेस का अब एक संकीर्ण एजेंडा है। आम आदमी पार्टी कभी आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती। आम आदमी पार्टी हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है। ये लोग देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये लोग सुरक्षा नहीं दे सकते, आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। ये लोग केवल और केवल अपनी राजनीति को करने के लिए जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आदर्श स्टेट बना हुआ है। भाइयों बहनों, आपने गुजरात के गौरव को बढ़ाया है प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार चुन करके, और ये 7वीं बार भी आपको चुनना है। यही अपील करने के लिए आपके पास आया हूं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने श्रीमती विकी बहन परमार को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। तो 7वीं बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनने की अपील की गई है यहाँ पर, यानी भारतीय जनता पार्टी को चुनने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने गुजरात के पाटन से सुना।